जुड़े हुए हैं। वासु, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? वो देखेंगे अभी देखेंगे। तो ये तस्वीरें भी और सहयोगी भी लगातार जानकारी दे ही रहे हैं कि आखिर किस तरह से कांग्रेस में खलबली है और कांग्रेस आखिर आगे क्या करेगी, ये भी जानने के लिए वो खुद भी पहुंच रहे हैं कांग्रेस दफ्तर तक। और सुधीर दीक्षित जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। सुधीर जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी बिल्कुल आवाज जी, ये फैसला रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा लिया गया, नामांकन रद्द किया गया। सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे, मुख्य ऐसे क्या कारण रहे जिन्हें उठाया गया और उनके आधार पर ये नामांकन रद्द हुआ? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने देखा था, जिस तरह से गहमागहमी मच रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने जो आपत्ति मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर जताई थी और ये जिक्र किया था कि उन्होंने अपने खिलाफ जो एक केस चल रहा है, उनके खिलाफ जो केस चल रहा है उसकी जानकारी अपने नामांकन में छुपाई है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो होता है उसके तहत जो भी उम्मीदवार होता है उसको अपने जो फॉर्म भरता है उस फॉर्म के साथ साथ एक शपथ पत्र देना होता है और उसमें पूरी पारदर्शिता रखने के लिए जानकारी देनी होती है कि अगर उसके खिलाफ किसी तरह के केस चल रहे हो रहे, उसके साथ उसकी संपत्ति, परिवार की जानकारी, ये सारी जानकारियां देनी होती है। इनमें से अगर कोई एक भी जानकारी अगर गलत पाई जाती है तो रिटर्निंग ऑफिसर या जो चुनाव आयोग होता है वो उसका नामांकन रद्द कर सकता है। उसमें यह माना जाता है कि आपने जो है झूठा हलफनामा पेश किया है और जिसके तहत आपका नामांकन रद्द किया जा सकता है। बीजेपी जब से शुरुआत से ही इसी बात को पूरा बयान बना रही थी, पूरा जो उसने बेस बनाया था वो इसी चीज को बनाया था कि मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है वो उसमें जानकारी छुपाई गई है। साथ ही साथ खास तौर पर आपने देखा होगा कि हैदराबाद का जो नामबल्ली की जो कोर्ट है उस कोर्ट ने एक मामले में मीनाक्षी नटराजन को नोटिस जारी किया था जिसमें ये आरोपी नंबर 4 के तौर पर मीनाक्षी नटराजन का नाम उस पर अंकित है। उसमें साफ तौर पर लिखा गया है, बीएनएस की धाराएं लगाई गई है जिसके तहत साफ तौर पर मीनाक्षी नटराजन को ये नोटिस और भेजा गया है कि उनके खिलाफ ये केस दर्ज है और कोर्ट से उसको नोटिस गया था। बीजेपी ने उसी को जो केस था उसी को आधार बना के ये जानकारी दी, उसी को आधार बना के आपत्ति अपनी दिखाई थी। हालांकि कांग्रेस जो है उन सारी चीजों को लेकर अपनी जो वकील है उसके जरिए उन्होंने रखा था। तो उसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर जो है राज्यसभा के जो निर्वाचन के रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा, उन्होंने एक पूरे दोनों पक्षों को सुना है। उसके बाद इनका जो प्रकरण था वो SR 4472 2025 का ये मामला है, वो इनके नाम से जारी हुआ था जिसके तहत मीनाक्षी नटराजन को नोटिस जारी किया गया था। सबसे बड़ी चीज क्या रही है कि जो शिकायतकर्ता थे उन्होंने न्यायालय के समक्ष जो सूची थी, जो प्रतिवादी जो आरोपी थी, उनकी पूरी लिस्ट जो है रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश की थी और इसके बाद मीनाक्षी नटराजन ने अपना जो जवाब था वो 24 अक्टूबर 2025 को दाखिल किया था वहां पर। लेकिन जो डॉक्यूमेंट जो थे, वो जो दावा था वो निजी परिवार में जो भारतीय न्याय संहिता की जो धाराएं लगाई गई थी उनका उल्लेख करते हुए धारा जो है भारतीय न्याय संहिता की 356 की जो धारा थी जिसके तहत अगर आप दोषी पाए जाते तो 2 साल तक के कारावास की सजा का प्रावधान इसमें होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो मामला था, इन्होंने जो पत्र पेश किए थे मीनाक्षी नटराजन ने, उनको रिकॉर्ड में लिया गया था रिटर्निंग अधिकारी जो अरविंद शर्मा उनके द्वारा। उसके बाद पूरे अच्छा सुधीर जी, अगर ये समझना चाहें, ये अब नामांकन तो रद्द हो चुका है पर अब कांग्रेस पार्टी के पास कानूनी तौर पर क्या विकल्प बचते हैं? देखिए, कानूनी तौर पर अभी फिलहाल क्योंकि नामांकन का रद्द हो गया और कांग्रेस ने कोई डमी उम्मीदवार भी नहीं उतारा था, तो अगर आप करंट स्थिति, आज की स्थिति अगर देखेंगे तो आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो तीनों उम्मीदवार है वो निर्विरोध निर्वाचित मान ले जाएंगे। मतलब चुनाव भले ही 18 तारीख को, लेकिन ये तय हो चुका है कि तीनों जो उम्मीदवार है निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। खासतौर पर जो महेश केवट जो तीसरे उम्मीदवार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था, तो महेश केवट ऐसे उम्मीदवार है कि एक समय भारतीय जनता पार्टी ने उनको पार्टी से बाहर कर दिया था, निष्कासित कर दिया था, फिर मछुआ कल्याण बोर्ड का उनका अध्यक्ष बनाया गया। और एक बड़ी चीज कि उनको लाभ के पद पर रहते हुए आप राज्यसभा का नामांकन दाखिल नहीं कर सकते, तो पहले वहां से इस्तीफा दिलाया गया और इस्तीफे के बाद उनका नामांकन दाखिल किया गया था। और आज मौजूदा स्थिति में आप महेश केवट को भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा का सदस्य आप मान सकते हैं। तो खास तौर पर यह कि कांग्रेस को अब जो कदम लेना होगा, हालांकि कांग्रेस कह रही है कि हम इसको कोर्ट में चुनौती देके जाएंगे, लेकिन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत जो भी प्रावधान होंगे, समीक्षा का जो प्रावधान होता है या रिव्यू पिटीशन का प्रावधान होता है, उसको लेकर ये कोर्ट में जाते तो मुझे लगता है कि कोर्ट में शायद ही किसी तरह की राहत मिले। क्योंकि जानकारी छुपाने का मामला अगर चुनाव आयोग और रिटर्निंग अधिकारी के सामने साबित होता है तो ऐसी कंडीशन में कांग्रेस को अब ये साबित करना पड़ेगा कि ये रिटर्निंग अधिकारी का जो फैसला है वो गलत हुआ है या किसी तरीके से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार वो नहीं था।
वाकई जो इतना बड़ा फैसला आया है इसके पीछे कहीं ना कहीं कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। संगठनात्मक कमजोरी भी कहीं ना कहीं उजागर होती है और साथ ही साथ ये भी कि किसी तरह की चूक क्या कांग्रेस से हुई है, तकनीकी, कानूनी, या जानबूझ के दरकिनार किया गया उन चीजों को कि बाद में ये नामांकन रद्द हो सकता है, पर फिर भी नामांकन भर दिया गया, ये भी एक कारण माने क्या हम? नहीं, देखिए, नामांकन तो कोई भी भर सकता है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो बना हुआ है, जो भारत के लिए या भारत के चुनाव आयोग ने जो इसके लिए जो बना हुआ है कि आप इस देश के किसी भी चुनाव में अगर आप शामिल होते हैं तो आपको एक हलफनामा अपने फॉर्म के साथ देना होता है, जिसमें आपको अपनी पूरी जानकारी देनी होती है। उसमें साफ तौर पर एक कॉलम में लिखा होता है कि क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक केस लंबित है, क्या आपको किसी कोर्ट से किसी सजा दी गई है, क्या आपके को किसी कोर्ट में दोषी पाया गया है। तो ये एक एक पॉइंट जो जानकारी होती है वो साफ तौर पर क्लियर देनी होती है। साथ ही साथ आपको उसके वर्ष के साथ और केस नंबर के साथ और न्यायालय के जिक्र के साथ आपको पूरी जानकारी देनी होती है। तो चूंकि इस मामले में मीनाक्षी नटराजन को रिटर्निंग ऑफिसर ने इन चीजों में दोषी पाया कि आपने पूरी जानकारी नहीं दी और जो आरोप बीजेपी ने लगाए थे उनको सिद्ध पाया गया। इसी को आधार बनाते हुए जो रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा है, उन्होंने मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है वो रद्द कर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी। हमारे साथ गोविंद सिंह राजपूत जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। अब तो नामांकन रद्द हो चुका है मीनाक्षी नटराजन का, बीजेपी में खुशी की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, विक्ट्री की साइन देते सभी नेता नजर आ रहे हैं, पर इसी बीच कई तरह के गंभीर आरोप भी, प्रशासनिक प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ है, ये कांग्रेस कह रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रशासनिक प्रक्रिया इसमें बीच में नहीं आती है। जब नामांकन होता है या फार्म भरा जाता है, मैं भी अनेक बार विधायक रहा हूँ, सांसद का चुनाव भी लड़ चुका हूँ। ये प्रक्रिया जब होती है, ये प्रक्रिया में ये सरकार का अंग नहीं होता। ये प्रक्रिया जो होती है इसमें फार्म जो है जो नाम से उसके अनुसार फुलफिल करना पड़ता है। अगर फार्म में कहीं भी कमी होती है तो कोई व्यक्ति हो, अनेक उदाहरण ऐसे हुए हैं। कई लोगों के आपने सुना होगा, पहले लोकसभा का प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया, विधायक के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। तो कहीं जो कमियां रह जाती हैं, जो हम फॉर्मेलिटी में जो पूरी नहीं करते हैं, उनकी फुलफिल नहीं करते हैं, औपचारिकता पूरी नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से वो फार्म अवैध होता है। उसमें आरोप प्रत्यारोप की बात ही नहीं है कोई। सर, आप तैयारियों में कमी बता रहे हैं, पर कांग्रेस ये कह रही है कि संविधान का कत्ल करने का काम जो है बीजेपी करती आई है, कर रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत बड़ा खतरा जो है मंडरा रहा है देश पर। ये कांग्रेस का काम ही आरोप लगाना। आप इतने आरोप लगाने में एक से में माहिर हैं, आपके पास भी टेक्निकल आदमी हैं, बहुत बड़े बड़े लायर हैं, वकील हैं, बुद्धिजीवी, आपने क्यों नहीं फार्म अच्छे से फुलफिल किया? आपको उनकी ये सच बात यह है कि कांग्रेस में ग्रुपबाजी है। कांग्रेस का एक धड़ा नहीं चाहता था कि मीनाक्षी नटराजन जी सांसद राज्यसभा बने। मैं मीनाक्षी जी को जानता हूँ, बहुत अच्छी लीडर हैं, बहुत अच्छी महिला नेत्री हैं, लेकिन कांग्रेस का ये गुट चाहता था कि वो हार जाएं या वो उनका फार्म निरस्त हुआ। तो उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, उन्हीं गुटबाजी का नतीजा है। चुनाव आते हैं, खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है, कांग्रेस कहती है, और विधायकों को ले जाने का काम भी कांग्रेस ने किया। हालांकि आधे विधायक अभी इधर ही छोड़े हुए थे, पर उससे पहले ये खबर आ गई तो अब और ज्यादा तस्वीरें ये कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े करती हैं कि क्या वाकई विधायक जा रहे थे और मान नहीं रहे थे बीजेपी के द्वारा, या बात नहीं बन पा रही थी तो बीजेपी ने दूसरा हथकंडा अपनाया? इसमें हथकंडे वाली बात क्या हो गई? हथकंडा नहीं होता है इसमें, ये तो सबके सामने होता है, कैमरे के सामने होता है। उनका फार्म हो जाए तो फार्म निकलवा लें, अपना फार्म निकला के उसको जहां जिस मंच पे चाहे उस मंच पे चैलेंज करें, क्या दिक्कत? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप